निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल में हम लोग जो तीसरी पोजीशन पढ़ रहे हैं ये है जनरल पोजीशन। जनरल पोजीशन एडिट नहीं हुआ ना, ध्यान रखें। तो जनरल पोजीशन यहां पर माइनस क्यू प्लस क्यू। अब ये देखिए डायपोल है, ये डायपोल का सेंटर है और यहां से r डिस्टेंस पर पॉइंट P और ये एंगल हमारा थीटा L और A। अब वहां पर क्या है, इस P पॉइंट पर हमें फील्ड निकालना है। तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा है वो डिपेंड करेगा किस पर, डिपेंड्स अपॉन, पहला r पर करेगा और दूसरा किस पर करेगा बताओ, थीटा पर करेगा। पहला किस पर डिपेंड करेगा बताओ, r पर डिपेंड करेगा और दूसरा किस पर करेगा। भाई r बदलेगा तो भी फील्ड बदल जाएगा और अगर थीटा चेंज होगा तो भी क्या होगा, फील्ड चेंज हो जाएगा। क्यों, सही बात है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट निकल आए, इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट यहां पर आ जाएंगे। एक कंपोनेंट ER होगा, एक कंपोनेंट क्या होगा, E थीटा हो जाएगा। एक कंपोनेंट कौन सा हो गया भाई, ER, एक कौन सा हो गया, E थीटा। तो E की जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ कितनी, ER स्क्वायर प्लस, अब आप कहोगे सर ER E थीटा है क्या, बताओ तो, तब तो रिजल्टेंट निकालो। ये देखो यहां पर आप एक सर्कुलर आर्क बनाइए, ये कौन सा कंपोनेंट है बोलो, रेडियल है, और ये वाला कौन सा कंपोनेंट है बताओ, टेंजेंशियल है। ये वाला कौन सा कंपोनेंट है बताओ, टेंजेंशियल है। ये हमारा कौन सा हो गया, वो रिजल्टेंट आया कि नहीं आया। ये कौन है, ER हो गया। ये कौन है बोलो, ये यहाँ पर क्या है बोलो, रिजल्टेंट हो गया कि नहीं हो गया। ये हो गया अंडर रूट ऑफ ER स्क्वायर प्लस E थीटा का स्क्वायर। क्लियर है, अंडर रूट ऑफ क्या है, ER का स्क्वायर प्लस E थीटा का स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, है समझ में कि नहीं आ रहा। ठीक है, ER स्क्वायर प्लस क्या हो गया, E थीटा का, दोनों 90 पर है। अच्छा नाम भी बता देते हैं इनके, ये होता है रेडियल फील्ड और ये क्या होता है, टेंजेंशियल फील्ड। नोट कर लें इसको। अंडर रूट ऑफ ER स्क्वायर प्लस E थीटा का स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ ER स्क्वायर प्लस E थीटा का स्क्वायर। एक रेडियल फील्ड है, दूसरा कौन सा है, टेंजेंशियल है। अब यहां देखिए आप, ये आपका P cos थीटा है और ये आपका P sin थीटा है। ये P cos थीटा है और ये हमारा P sin थीटा है। P cos थीटा के सामने ये पॉइंट P है, P cos थीटा के सामने ये पॉइंट P है। ठीक, मतलब एक्सियल पोजीशन, कौन सी पोजीशन है, एक्सियल, याद रहेगा। और अगर ये P sin थीटा आप देखते हैं, ये P sin थीटा है, इसके सामने ये कौन सी पोजीशन है बोलो, इसके सामने कौन सी पोजीशन है, ये इक्वेटोरियल पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है, इसके सामने कौन सी पोजीशन है, इक्वेटोरियल। ये आपका इक्वेटोरियल हो गया, ये वाली कौन सी हो गई, एक्सियल पोजीशन हो गई। क्यों भाई, कौन सी पोजीशन, इसका बता के नहीं गया
तो एक्सियल पोजीशन है, दूसरा कौन सा है इक्विटोरियल। तो ER² प्लस क्या है बताओ, अपने इंसान है, अंडर रूट ऑफ क्या है ER² प्लस थीटा का स्क्वायर। यहां पर जो क्या है, अगर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू P cos थीटा, तो क्या होता है बच्चा, विद रिस्पेक्ट टू P cos थीटा ER होता है, और विद रिस्पेक्ट टू P sin थीटा जो होता है वो आपका E थीटा होता है। ये ER हो गया, ये E थीटा हो गया, क्यों, सही बात है ना। एक हो गया अंडर रूट ऑफ ER², मतलब एक ER हो गया, एक कौन सा हो गया E थीटा, और ER जो है ये P cos थीटा की वजह से है, और जो E थीटा है वो किसकी वजह से है, नहीं समझ में आ रहा है। अरे भाई एक्सियल पोजीशन पे फील्ड यही तो होता है, और इक्वेटोरियल में यही तो होता है इधर की तरफ। तो इक्वेटोरियल का ये है, और ये कौन सा वाला है। तो जब आप ER कैलकुलेट करोगे ना, तो ये आएगा K और 2P cos थीटा अपॉन R की पावर 3, और E थीटा निकालोगे तो K और P sin थीटा अपॉन R की पावर 3। बना लीजिए इसको। K 2P cos थीटा अपॉन R की पावर 3 और K P sin थीटा अपॉन R की पावर 3। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू, बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, नहीं कंफ्यूजन हो पूछ लीजिएगा। P cos थीटा के सामने पॉइंट P है, तो ये कौन सी पोजीशन है, एक्सियल पोजीशन है, दैट इज एक्सियल, और P sin थीटा के रिस्पेक्ट में ये इक्वेटोरियल है। ये आपका हो गया 2P cos थीटा अपॉन R की पावर 3 के P sin थीटा अपॉन R की पावर। अब यहां रख दीजिए इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ K 2P cos थीटा अपॉन R की पावर 3 इसका स्क्वायर प्लस K और P sin थीटा अपॉन R की पावर 3 का स्क्वायर। ठीक, बाहर क्या ले सकते हैं भाई लोग, बाहर के ले सकते हैं K और P अपॉन R की पावर 3। अंडर रूट क्या होगा, इसका स्क्वायर करें, नो स्क्वायर करें, क्या आएगा भाई, 2 का स्क्वायर आएगा 4, cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा और प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब इसमें क्या है E और ये आया K P अपॉन R की पावर 3 अंडर रूट ऑफ 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखो 4 cos स्क्वायर थीटा यहाँ पे माइनस है ना, तो K आया P और R की पावर 3 अंडर रूट ऑफ
ये आया 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो भाई ये बराबर है kp अपॉन r की पावर 3 अंडर रूट और 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। समझ में आया? अब देखो कितना बढ़िया फॉर्मूला आ गया, सुंदर सा लग रहा, सुंदर की नहीं? अच्छा, समस्या क्या होती है, जिसको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं होता सुंदरता दिखती भी नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? भाई जिसको जिस चीज में इंटरेस्ट होता है उसमें सुंदरता अपने आप दिखने लगती है। भाई तो भटक गया है ना, कहीं और जाते हो क्या? एक बात, दूसरी बात ये कि कभी भी फिजिक्स के टीचर को मत छेड़ा करो। एक तो वैसे परेशान घुमा करता फिजिक्स पढ़ा पढ़ा के, है ना? सोचो कितना कठिन काम है जीवन में नीट के बच्चों को फिजिक्स पढ़ाना। सामने बच्चा बैठा है, पढ़ा के दिखाओ। अब आप उसको, जैसे बायोलॉजी आप पढ़ते होंगे तो यू विल बी एक्साइटेड कि चलो कुछ पढ़ेंगे, अच्छा लगेगा। अब फिजिक्स में तो बच्चा बैठता है, पढ़ा के दिखाओ। अब इस मानसिकता से बैठा और फिर भी हम पढ़ा रहे हैं। सोचो आई एम डूइंग द वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड। सबसे टफ काम है, क्यों? समझ में आ रहा है कि नहीं यार? तो सबसे टफ काम कर रहे हैं, वैसे खुन्नस में रहते हैं और ऊपर से एक्सपीरियंस। तो आपने अगर छेड़ दिया फिर अपनी कोई लिमिट नहीं है। इसलिए मैं ध्यान रखना, इसलिए हम हमेशा कह देते हैं कि फिजिक्स वाले टीचर पे कमेंटबाजी या कम थोड़ा करना चाहिए। उसका रीजन क्या है? वो सारा फ्रस्ट्रेशन अपने में निकाल देगा, उसका तो कुछ नहीं जाएगा, हल्का हो जाएगा, अपन भारी हो जाएगी, क्या फायदा? हाँ, वो भी हम पे मार रहे हो। सबसे ज्यादा स्मार्ट है ही हम, देख रहे हैं। नहीं अच्छा तो मजाक kp अपॉन r की पावर 3, ठीक है ना? हो गया। अब इतना कमर्शियल ब्रेक ठीक है, ज्यादा नहीं, पढ़ाई भी करनी है। kp अपॉन r की पावर 3 अंडर रूट ऑफ क्या हो गया? 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो पिछली क्लास में नहीं आई, एप्सिलॉन को पता था, ये पूछना। बहुत सारे बच्चे आज भी देखो मिसिंग है। अब भाई तो बड़ा गलत बात है, हैं? थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। अगर थीटा आपने 0 डिग्री रख दिया तो कौन सी पोजीशन आ जाएगी बेटा? एक्सियल पोजीशन। कौन सी पोजीशन आएगी? एक्सियल पोजीशन आएगी। आ रहा समझ में? थीटा 0 डिग्री है तो कौन सी पोजीशन आई? एक्सियल पोजीशन आई, है ना? यहाँ पर आपने 0 डिग्री रख दिया, cos 0 1 होता है, 3 + 1 4 होता है, 4 का रूट होता है 2। तो e कितना निकल आया? k। और 2p अपॉन r की पावर 3 k और 2p अपॉन r की पावर 3। अब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है, इक्वेटोरियल पोजीशन है। इक्वेटोरियल पोजीशन आ जाएगी। cos 90 क्या होता है? 0। यहाँ पे 1 बचेगा, e बराबर है k और p अपॉन r की पावर 3। e बराबर है k, p अपॉन r की पावर 3। ठीक है? अच्छा ये देखिए, ये आपका रिजल्टेंट फील्ड है और ये आपका डायपोल मोमेंट है। ये आपका रिजल्टेंट फील्ड है ना? और ये आपका डायपोल मोमेंट है। ये आपका एंगल अल्फा है, ये अल्फा है, ये भी अल्फा है, थीटा अल्फा। ये आपका थीटा प्लस अल्फा,
ये आपका थीटा प्लस अल्फा, ठीक। ये क्या हो गया भाई, थीटा प्लस अल्फा, ये अल्फा हो गया, ये थीटा हो गया, ये कौन हो गया, थीटा प्लस। तो एंगल किसके बीच का, रिजल्टेंट फील्ड का डायपोल मोमेंट के साथ कितना एंगल होगा। अब यहाँ पर अल्फा निकाल ले, क्या निकल आएगा, वैल्यू आ जाएगी। तो अगर आप tan अल्फा निकालोगे तो क्या आएगा, ई थीटा अपॉन ई आर आएगा कि नहीं आएगा। तो tan अल्फा कितना मिलेगा, ई थीटा अपॉन ई आर होगा। इधर देखो, ई थीटा अपॉन ई आर आएगा कि नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, आप बताओ आएगा कि नहीं आएगा। ये कौन हो गया भाई, ई थीटा अपॉन ई आर। ई थीटा की वैल्यू याद है, ई थीटा की क्या वैल्यू है, ई थीटा की वैल्यू थी के और टी साइन थीटा अपॉन आर की पावर 3 अपॉन ये आया के 2p cos थीटा अपॉन के से के कट गया, p से p कट गया, r की पावर 3 है, तो ये आ गया tan थीटा अपॉन 2, नोट कर लीजिए tan थीटा अपॉन 2। tan अल्फा बराबर है tan थीटा बाई 2। ठीक, समझ में आया। tan अल्फा बराबर है tan थीटा बाई 2। अब जैसे एक बार एम्स में क्वेश्चन आया था, वहां पे लिखा था थीटा 60 डिग्री है, थीटा हमारा 60 डिग्री है ना। पूछा गया था फाइंड एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट, find angle between electric field and dipole moment, find angle between electric field and dipole moment, find angle between electric field and dipole moment। देखिए सबसे पहले आप tan अल्फा निकाल लीजिए, tan अल्फा tan थीटा बाई 2, ये आएगा tan 60 बाई 2, ये आएगा √3 बाई 2। तो अल्फा की क्या वैल्यू आएगी, tan इनवर्स √3 बाई 2, अल्फा आएगा tan इनवर्स और √3 बाई 2 आएगा। अब बात हो रही है एंगल किसके बीच का निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कौन है, एंगल कितना, थीटा प्लस अल्फा। तो यहाँ पर थीटा प्लस अल्फा है। अब ये क्या हो गया भाई, थीटा कितना 60 डिग्री, पाई अपॉन 3 प्लस tan इनवर्स √3 बाई 2, बात खत्म, आंसर। एम्स में का मतलब टफ ही होता है, आसान भी आते हैं। अच्छा बोल दो आईआईटी में आया है, आदमी दिमाग में टफ होगा, टफ होगा नहीं, ऐसा नहीं। भाई हर एग्जाम में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ टफ होते हैं कुछ इजी होते हैं। नीट में भी तो अपने टफ आए थे भाई, अब उनको देखा क्यों
भाई बुरी चीज क्यों देखते हो? बुरा मत, गांधी जी कह रहे बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। तो जो क्वेश्चन कठिन लगे उनको लीव करो। भाई हम लोगों को हिंदुस्तान में रहना है, तो लाख हम गांधी जी को ना पसंद करें, तभी उनकी बात को माननी चाहिए ना। क्यों? जो क्वेश्चन 4-5 कठिन थे उनको नहीं देखना चाहिए था, वो देखा तो बाकी के छूट गए, बाकी के छूट गए। बच्चे हमारी सिलेक्ट हुई इस साल 607 नंबर आ रहे हैं, तो उसके जब टेस्ट हम लोग लेते थे तो हमेशा उसके 650 ऊपर आते थे, तो हमें उम्मीद थी कि अच्छी रैंक आएगी। अब कह रहे सर फिजिक्स में हम कर ही नहीं पाए। क्यों? कह रहे सर क्वेश्चन में फंस गए। क्यों फंसे? आपकी गलती, फंस गए। भाई आपको जब लगा कि क्वेश्चन टफ है, हमें नहीं समझ में आ रहा, तो छोड़ो, दूसरे पे जाओ। लेकिन कुछ लोग फंस जाते, महात्मा गांधी की बात नहीं मानते, बोला सोच समझ के क्या कहते। लेकिन अब लोग कहते नहीं लो महात्मा गांधी के आप समर्थक है ना। आज की डेट में उल्टा हो गया, महात्मा गांधी समर्थक में तो देशद्रोही हो है ना। भाई यही उल्टा मामला चलता है। तो भाई मेरा कहने का मतलब आदमी तो ठीक थे, इतने अच्छे आदमी थे कि सुभाष चंद्र बोस ने जब अटैक किया उधर से, याद है ना, आजाद हिंद फौज बना करके, इंडियन नेशनल आर्मी है ना, तो जब अटैक किया था तो वहां से ढाका में, तो समय ढाका समझ रहे हो, तो उस रेडियो से उन्होंने बकायदा पहली बार उन्होंने जो वर्ड यूज किया था राष्ट्रपिता, उन्हीं ने किया था। उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता जो बोलते हैं नहीं कहना चाहिए, तो हमने नहीं कहा था, किसी सरकार ने नहीं कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा। सुभाष चंद्र बोस फर्स्ट टाइम कॉइन्ड दिस वर्ड, इस शब्द का उन्होंने निर्माण किया, राष्ट्रपिता। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपिता से हम परमिशन चाहते हैं कि हम इधर से अटैक है ना। नहीं, उन्होंने नहीं मना किया। उसके बाद वो भी जोश में आ गए, करो मरो करा, हम भी करेंगे है ना। तो ये होता है भाई। अब सोचो भाई, उन्होंने सोचा ये तो मतलब नया बच्चा हमारा, भाई छोटा बच्चा था और ये कर रहा, तो मैं भी लड़ूंगा। तो अंत में उन्होंने एक तरीके से हिंसात्मक नारा दिया, करो या मरो, हिंसात्मक नारा, अहिंसात्मक नहीं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये बहस का विषय भी है कि भाई महात्मा गांधी जिंदगी भर जो है अहिंसा अहिंसा कहते रहे, आपने हिंसात्मक रास्ता अपनाया, तो हिंसात्मक तो बड़ा उग्र आंदोलन था। एक मैं एक बात बताता हूँ, जनरल इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कठिन क्वेश्चन पे उलझते क्यों हैं भाई? आप पूरे पेपर में आईटी में उठा के देखें, कठिन भी मिलेंगे, आसान भी मिलेंगे। तो जो समझदार बच्चे होते हैं आसान वाला कर लेते हैं, सिलेक्ट हो जाते हैं, और जो बाकी दूसरे होते हैं रोते हुए चले जाते हैं। बहुत पहले की बात है, हम लोग जब कोचिंग चलाना स्टार्ट किए थे, बात है 2005-06 की, तो उस समय नई नई कोचिंग हम लोगों ने बनाई थी। तो आईटी का मेनली हम आईटी पढ़ाते थे, तो आईटी का पेपर था एडवांस का। आईटी अलग होता था, एडवांस नहीं होता, तो आईटी और AIEEE होता था। तो हमें याद है कुर्सी रोड में है ट्रिपल, क्या नाम उसका, IIT इंटीग्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है ना। तो बिल्कुल जंगल था वहाँ, तो जंगल था। तो खैर बहुत अच्छा, मैं एक दिन गया था, फ्लैट व्लैट बन गए, बढ़िया बढ़िया हो गया। तो वहाँ पर हम लोग बंटवाने गए थे पंपलेट, पेपर के बाद आते हैं, हम लोग भी गए थे भाई। तो पूरा गाड़ी भर भर के सब लोग पूरा लाव लश्कर के साथ पहुँच गए। पेपर छूटा, 2 पार्ट में होता है, पहले 3 घंटे होता है, फिर ब्रेक होता है, फिर 3 घंटे होता है, पता ही नहीं पता 2 से 5। तो पेपर छूटा 2 से 5 वाला। उसके बाद एक बच्ची निकली और बाहर सड़क पे लेट गई, रोने लग गई है ना। उसके पिताजी मम्मी जी दोनों थे, उसको समझाए बेटा, मतलब भयंकर रोए जा रही। हम लोगों को बांटना वाटना गया भूल, हमने कहा तो समझाओ पहले, इधर उसको समझाया सबने, जितने भी थे, और भी कंपनी के लोग बांटने आए थे है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये सिचुएशन हो जाए, IIT के एडवांस का पेपर देखने के बाद आ जाए बैठ कर रोने लगता, दहाड़े मार। या तो नीट वाले तो जाके कमरे में अकेले में रोते, गेट से बाहर निकली स्टार्ट, मतलब वो सीना अब तक हम नहीं भूले, मतलब रोते। 2-3 लोग तो सबक चले आ रहे हैं सब, वो तो बैठ के रोने लगे। उसको समझाया कि हम लोगों ने कहा कि बेटा ऐसा नहीं होता है, पहली बार दिया था ये, तब नंबर ऑफ अटेम्प्ट फिक्स नहीं, तो दूसरी बार दे लेगा ये। तो मेरा कहने का मतलब ये होता है कि कठिन देख रहे क्यों, बाद में ये हालत तो होनी, इसलिए कठिन मत देखा भाई। हमारे कहने तो 45 क्वेश्चन है, मान लो इस बार तो फिर 50 थे है ना। तो 45 क्वेश्चन अगर मान लो आते हैं, 5-6 क्वेश्चन होते हैं जो टेक्निकल होते हैं या नए होते हैं, उसमें ज़्यादा टाइम मत वेस्ट किया। पढ़ा, क्वेश्चन को रीड किया, आपको समझ में आया कि हो जाएगा तो ट्राई करो, नहीं तो जो आपके पुराने रिपीटेड क्वेश्चन, मैंने आपको मंत्र दिया है 30-32 क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, याद रहेगा। तो रिपीटेड क्वेश्चन आपके हैं वो हो जाएंगे, बात खत्म हो जाएगा है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? तो इसलिए जो है आप आंख बंद करके उन 30-32 को टारगेट करें,
वो 30-32 जो टारगेट है, जैसे अटैक होता है तो उसमें जब लड़ाई होती है तो हमेशा पहले कमजोर जो पॉइंट होता है, चौकी होती है, उस पर अटैक होता है। अब जहाँ सबसे ज्यादा गोला बारूद भरा होता है वहां तो ना क्यों अटैक करता, पता मारे जाएंगे, वापस जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा कि नहीं? जो कमजोर वीक, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, जो चैप्टर आसान है, यूनिट एंड डायमेंशन, 2 क्वेश्चन आने ही आने, रट डालो, मतलब जो आसान है, किसी किताब मिलेगा रोटेशनल मोशन करके आना, भाई किसी किताब मिलेगा, पता है कि थोड़ा घूम जाएगा तो घूम जाएंगे, तो मतलब नहीं होता है, तो जान देने का कोई फायदा नहीं। कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं, जैसे मैकेनिक्स में हम हमेशा कहते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। क्यों? हल्का सा क्वेश्चन घुमा देगा भाई, तो घूमते रह जाओगे। ले अब पुली अभी फ्रिक्शनलेस थी तो घूम नहीं रही थी, फ्रिक्शन हो गया, घूमने लग गई। अब पुली बाद में घूमेगी, आधी पहले घूम लेता। अब हम क्या करेंगे? पुली तो घूमी, हमारा क्या होगा? तो क्वेश्चन समझे में नहीं आता है, हरा समझ में नहीं आता। इसलिए आप ज्यादा मैकेनिक्स में टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं होता है, ज्यादा मैथमेटिकल क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं होता है। एक बार कर लोगे, अच्छा लगेगा, याद रहेगा, नहीं कोई फायदा है नहीं। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? जो आसान चैप्टर्स हैं उनको टारगेट करो, उनको बढ़िया से तैयार कर लो भाई साहब, 80% तक कवर कर लो। 80% आप ले आए, बात खत्म हो। अगर हमें 720 का 80% भी तो बहुत होता है, काम हो जाएगा, अपना भला हो जाएगा। नहीं हो पाएगा, 85 में हो रहा है, नीट का कट ऑफ होता ही रहता है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि मेहनत करें। नहीं, बायोलॉजी में वैसे भी लगभग 100% लोग करिए, बस फिजिक्स में बात बता रहा हूँ, फिजिक्स में अगर 80% कर लिया तो बहुत है, बायोलॉजी में तो लगभग 100% आ ही जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो ये सीरियसली आ रहे हो, रोज पढ़ रहे हो, और तब भी ना आए तब तो जांच का विषय है। नहीं पढ़ते भी हो, मैंने देखा, पढ़े भी रहते, किताब भी लेके घुमा करते यार सुनाओ का बायोलॉजी वाली में, मुझे देख देख के वो याद हो गई किताब बायोलॉजी की। लेकिन आगे बच्चे तो आकर को डायग्राम समझा करके हम भी समझ लेते हैं, है ना? क्या दिक्कत है, बुढ़ापे प्रबंध के काम आए। तो यहाँ पर जो है अब आप आए, धीरे धीरे आने वाले समय में हम यही सब करेंगे, वो क्या करेंगे, तुमने पढ़ने वाले तो मिलेगा। 5/3 tan इनवर्स क्या है बोलो? √3/2 हो गया कि नहीं हो गया? चलिए, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायग्राम। अब आगे हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग। अगला टॉपिक, चार्ज रिंग। अब जैसे चार्ज रिंग है, बात नहीं करें, ये मान लो चार्ज रिंग है, ये यहां पर सेंटर है, ये एक्स है, ये आर है, क्लियर है? अब यहां पर हमको फील्ड निकालना है, इस पॉइंट पर हमें फील्ड कैलकुलेट करना है। ये √r² प्लस, और ये √r² प्लस ये dq है, ये dq है, ठीक। अब ये जो dq हमारा है, यहां से ये de है, ये de है, ये एंगल थीटा है, ये यहां से थीटा हुआ। अब यहां पर क्या है? d cos थीटा, ये आप उल्टा लिख दिया, बेईमानी हो गई, और ये हो गया cos थीटा। क्यों? इधर आ जाओ, ये हो गया d sin थीटा, इधर कौन सा हो गया? cos। बनाई रहेगा। ये डायग्राम जरूरी है डायरेक्शन को समझने के लिए।
अब इसमें जो है ये आपका रिजल्टेंट फील्ड, ये दोनों कर देंगे कैंसिल। तो जो रिजल्टेंट हमको फील्ड मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा। इंटीग्रेशन इसलिए करेंगे क्योंकि अपने को नंबर नहीं पता, ये दो हम लोगों ने बनाए हैं ना, इसके जैसे बहुत सारे बन सकते हैं, इसके जैसे बहुत सारे बन सकते हैं, इसके जैसे बहुत सारे बन सकते हैं। ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा होता है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा। अब यहां पर डी की वैल्यू देखो, अगर हम लोग डी की वैल्यू लेते हैं के और डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। रख दीजिए यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आए। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो के भाई डी क्यू लगा है तो जीरो से क्यू ही जाए, ये आएगा के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 बाई गिवन के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 बाई। के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 बाई 2। फिर से एक बार देख लें, ये रिंग है ऐसे 3D, ये रिंग है और यहाँ डी क्यू ये फील्ड ऐसे आया, इधर से ऐसे आया, हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, डी बराबर है के, ये था डी की वैल्यू, फिर हमने कहा इंटीग्रेट कर, आ गया कि नहीं। अब इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं जिन पर क्वेश्चन आता है, कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन, कंडीशंस में पहली है x 0, x 0 का मतलब है सेंटर, x 0 का मतलब है सेंटर। जैसे ही आप सेंटर में रख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 आएगा। अगर आप सेंटर पे रख देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। सेंटर में अगर आप रख देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0।
x इक्वल्स टू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 0। उसके बाद आइए सेकेंड पोजीशन इसमें x इज वेरी वेरी लेस देन r। x बहुत छोटा है। x बहुत छोटे का मतलब जानते हो क्या होता है? सेंटर के पास, सेंटर के पास। इसको आप ऐसे लिख भी सकते हैं, नियर द सेंटर, नियर द सेंटर, सेंटर के पास। नियर द सेंटर। अब देखो, अगर x बहुत छोटा है तो नीचे वाला x स्क्वायर ये नेग्लेक्ट होगा। क्यों नेग्लेक्ट होगा कि नहीं? और जैसे ये नेग्लेक्ट होगा तो यहां पर आएगा r की पावर 3। क्यों? ये पावर कितनी है 3/2, ये कितनी है 2, कैंसिल हो गया तो r की पावर 3 नहीं आएगा। r की पावर क्या आएगा बोलो 3। तो यहां पर क्या मिल जाएगा? इक्वल्स टू आएगा k और qx अपॉन r की पावर 3, kqx अपॉन r की पावर 3, kqx अपॉन r की पावर 3। kqx अपॉन r की पावर 3। गया? यहां से आप देखें E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, E हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तीसरा केस देखिए, थर्ड, x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r। x r से बहुत दूर है, x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, x की वैल्यू r से बहुत ज्यादा है। x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r। अगर x बहुत ज्यादा है ना, x अगर बहुत ज्यादा है तो क्या होगा? यहां पर r स्क्वायर हटेगा, क्या हटेगा? और यहां पे मिलेगा बेटा x की पावर 2 है, 3/2, 2 कैंसिल हो गया, x की पावर 3 और ऊपर x लिखा है तो क्या मिल जाएगा भाई? हाँ, इक्वल्स टू k और q अपॉन क्या है x स्क्वायर। ये वही फॉर्मूला है जो पॉइंट चार्ज में आता है, ये वही फॉर्मूला है जो पॉइंट चार्ज में आता है। गया? तो देखो भाई, जब आप x की वैल्यू कम रख रहे हो तो ये प्रोपोर्शनल, और जब ज्यादा रख रहे हो तो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब पहले इंक्रीज करेगा फिर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। पहले इंक्रीज करेगा और फिर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम भी तो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां पर होगा? dE अपॉन dx कहां पर? 0 होगा, वो चेक किया जाएगा। मैक्सिमा और मिन रटना है तो प्रोसेस के साथ याद करना है ना, डायरेक्ट नहीं रटना। अगर कोई अगर मान लीजिए क्या है पूछे कि भाई मैं रास्ते में जा रहे हैं कि पूछ लिए तो उन्हें बताया यार भाई रूट, उसने कहा सही है। क्यों? अब अपना डब्बा खोल,
क्यों? अपना डब्बा खाली पहले से था। भाई मेरा कहने का मतलब है कि फॉर्मूला हम सीखें। मैंने देखो फर्स्ट डे कहा था डेरिवेशन हमारे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरी भी है। क्यों? एक तो ये होता है उसमें कि बेसिक चीज ये है कि हमारा मैथमेटिकल अप्रोच तभी डेवलप होगा जब हम डेरिवेशन की स्टेप्स को देखेंगे। दूसरा, कई बार बीच के स्टेप पे क्वेश्चन आ जाता है, समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे क्वेश्चन हम लोग कूलम जूलम में था कि मैक्सिमम का होगा तो क्यू और कैपिटल क्यू का रेशियो बताओ, तो हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया था कि नहीं किया था? तो मैक्सिमा मिनिमा जैसे ही आ जाए समझ जाना कहीं घपला है, तो मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन हमको याद रखनी है। तो यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स क्या है, लेकिन घबराए नहीं, मैं करने नहीं जा रहा। बहुत सारे लोग तो घबरा गए, अब तो ये डिफरेंशिएट करके मानेगा, अब मेरा क्या होगा? तो ऐसा नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि आप डिफरेंशिएट करो, लेकिन यू शुड नो कि आखिर ये आया कहाँ से। तो यहाँ पर जब आप डी बाई डी एक्स करोगे जीरो के, तो यहाँ पर सॉल्व करने के बाद r बाई रूट 2 होता है ना। ऑन सॉल्विंग वी गेट, लिख भी दे। अच्छा एनसीईआरटी में बहुत मजेदार, कई जगह डेरिवेशन में बीच में ऑन सॉल्विंग वी गेट फॉर्मूला लिख दिया मक्के से, है ना। तो ऐसे उसमें हमें याद है, हम कोलिजन वाला चैप्टर देख रहे थे, तो उसमें ऑब्लिक कोलिजन है, एंगल वाली, है ना। अब उसमें क्या है कि दोनों के बीच का एंगल 90 होता है तो इलास्टिक होता है। उसने इक्वेशन बनाई, ऑन सॉल्विंग वी गेट 90 डिग्री, बात खत्म। ले अब सॉल्व करते रहो, निकले ना निकले तुम्हारी समस्या है। तो एनसीईआरटी में कई जगह मैंने देखा है ऑन सॉल्विंग वी गेट, अब आप सॉल्व करते रहो, हर की समस्या है। जैसे मीन फ्री पाथ निकाला हुआ है उसका, क्या कहते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, है ना। ऑन सॉल्विंग वी गेट, ले अब बच्चा समझ रहा है सिंबल कौन है, कहाँ है, क्या है, डी क्या है, आर क्या है, उसी में कंफ्यूजन में रहता है। आ रहा समझ में कि नहीं? देखा है नहीं? इसका तो पढ़ी नहीं एनसीईआरटी में, फर्जी एनसीईआरटी चला। जितने लोग एनसीईआरटी का नाम लेते हैं पक्का उन्हें नहीं पढ़ी होती, ये मैंने जीवन में देखा है। जो ज्यादा माला जपता है वो इससे ज्यादा पापी होता है भाई, ये तो आप जानते हो कि नहीं जानते? तो जो ज्यादा एनसीईआरटी करता घूमता है, इसका तो उसने पढ़ी नहीं, वो फर्जी अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल के नाम ले रहा है ना, शायद ऐसे ही याद हो जाए। ऐसे नहीं याद होती, पन्ने खोल के पढ़ना पड़ता। तो यहाँ जो है एक्स प्लस माइनस क्या है बताओ? भाई मान लो भगवत गीता हाथ में कोई लेके चल रहा है, इसका क्या मतलब, ज्ञानी है? नहीं, पढ़ना पड़ता है, अंदर पढ़ो तो तब तो उसको समझ में आएगा क्या है किताब। ऊपर से देखोगे तो धार्मिक पुस्तक है, अंदर जाके पता चला। हमको भी ये लगता था, जब अंदर पढ़ी आ रहे तो मोटिवेशनल बुक है, ये तो उसका धर्म में कोई लेने देना नहीं, ये किसी उससे ले मोटिवेशनल बुक है। बाद में पता चला जितने वो हमें भी नहीं पढ़ी थी, लास्ट ईयर लॉकडाउन में पहली बार डिटेल में पढ़ना शुरू किया, तो तब पता चला तो मोटिवेशनल बुक है भाई साहब, तो फर्जी लोग बेवकूफ बनाते थे, है ना। बेसिकली क्या है, तो जब तक आप खोल के नहीं पढ़ोगे एनसीईआरटी तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि है क्या इसका टेम्परामेंट क्या है, बुक का क्या है, किस तरीके से दिया है। तो एनसीईआरटी मैक्सिमम चीजें बेटा क्या सॉल्व नहीं की गई, लिख दिया है ऑन सॉल्विंग ऐसे, या कोई भी चीज लिखी है एक लाइन में लिख दी, अब आप उसका मीनिंग डिकोड करते रहिए, जैसे डिकोड नहीं होता है ना। एक लाइन उसमें मजेदार लिखी है ऑप्टिक्स में, है ना। मुझे याद है कि माइक्रोस्कोप इज मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट, टेलीस्कोप इज अ रिजॉल्विंग इंस्ट्रूमेंट। अब आप सोचते रहिए, कोई मतलब नहीं, बाद में समझ में आया मतलब इसका क्या है। अरे माइक्रोस्कोप में मेन जो चीज देखनी होती है वो मैग्नीफाइंग पावर देखनी होती है, और टेलीस्कोप में क्या देखनी होती है, रिजॉल्विंग पावर देखनी होती है। नहीं समझे? रिजॉल्विंग का मतलब होता है साफ साफ दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा। अब आप यहाँ से दूरबीन से किसी को देख रहे हो तो साफ नहीं दिखेगा तो फायदा क्या देखने से? ले फीलिंग ना लो, सीधे सीधे सोचो। मेरा कहने का मतलब है कि आपने यहाँ से देखा, मून को देखा, टेलीस्कोप लगा करके तो साफ दिखना चाहिए ना, उसको बड़ा नहीं करना, मैग्नीफाई नहीं करना। मैग्नीफाई क्या करोगे, मून तो पहले से बड़ी और कितना बड़ा करके देखोगे। लेकिन जब आप अमीबा को देख रहे होगे तो आपका मेन उद्देश्य दिख तो जाए नहीं समझ में आ रहा, पहले दिख तो रहा ही नहीं था। तो जब माइक्रोस्कोप होता है तो मैग्नीफाइंग पावर मेन देखी जाती है, और जो होता है क्या कहते हैं टेलीस्कोप होता है उसमें क्या देखा जाता है, रिजॉल्व। अब वो मैग्नीफाई कर दे साइड की बात है, लेकिन मेन एम उसका वो नहीं था। मेन एम क्या था, रिजॉल्व करना, साफ साफ दिखाना। उसमें साफ साफ खिड़की दिख रही है कि हाँ दिख रही है। भाई आतंकवादी लोग ना गोली मारते हैं से, है ना, टेररिस्ट पे ना अटैक करते हैं। तो मेरा कहना भाई हम लोग सब पढ़ाते हैं, हम सबके लिए बराबर है ना। कोई हर चीज सीख सकता है हमसे। अभी आप एक्सप्लोजन पढ़ोगे मोमेंटम में, बॉम्ब कैसे फोड़ा जाता है सिखाएंगे, ठीक है ना भाई। हम सब है ना भाई, इसके वाले बॉम्ब बनाना बताते हैं, हम बताते हैं बनाना महत्वपूर्ण नहीं है भाई, बना के बहुत रखे रहते हैं, मतलब खुद ही घरों तक जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी विल टेल यू द प्रोसेस कि कैसे कैसे आप इसमें क्या कर सकते हैं,
बोलो तोड़ सकते हैं इसको, है ना, ठीक है। खैर तो यहाँ जो है इक्वल्स टू के क्यू अपॉन क्या है एक्स। तो मैंने ये बोला इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कब होता है, तो जब प्लस माइनस कितना होता है बेटा, r/√2 होता है। अब जैसे मान लो आपने ग्राफ बनाया, बात नहीं करें, ये ये प्लस r/√2 माइनस r/, डायरेक्शन पलट जाती है, ठीक है। ये आपका प्लस क्यू है, ये मान लो पॉजिटिव एक्स है, ये डायरेक्शन फील्ड, इधर जाओगे तो ये हो और इधर जाओगे तो ये हो। अब अगर ये प्लस की है तो ये किसकी, माइनस, ठीक। ये क्या है, डायरेक्शन पलट जाए, एक तरफ डायरेक्शन पॉजिटिव, ये पहले ऊपर जाएगा फिर पहले ऊपर जाएगा फिर बना ली, डायरेक्शन पलट गई, इसलिए आधा ग्राफ पॉजिटिव में आधा ग्राफ किसमें, कॉर्ड हो रहा है। हाँ ठीक है, बात नहीं करेगी। ये वही लोग बात करें जो पहले इसको पढ़ चुके हैं टॉपिक, ये नया टॉपिक आएगा तो आवाज नहीं निकलेगी, मुंह आगे देखेंगे अच्छा ये भी होता है। और ये पढ़ा चुके हैं पहले कुछ लोग, है ना, पढ़ चुके ना कुछ लोग, कितने लोग पढ़ चुके हैं, हाँ तभी है, तभी हम कहेंगे क्यों फिर इलेक्ट्रॉन वाली हरकतें हो रही तो हाँ भाई धीरे धीरे करके जब वो नया टॉपिक आएगा जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तब आपको लगेगा कि हाँ क्या ये क्या है, और वैसे जो हम पढ़ाते हैं वैसे अजीब अजीब सी बातें समझ में आती हैं। अच्छा ये भी होता है, जब रिविजन बैच में एक चीज़ बताए तो सर ये भी फॉर्मूला होता है, हमने कभी सुना ही नहीं, हमने का पैसा दिया हमको तो काय के लिए दिया भाई, सीधी सी बात है। अगर आपको अब तक सही काम चल रहा होगा सिलेक्शन तो कभी नहीं, कुछ आप में कमी थी कुछ सामने वाले में कमी थी, तो भाई हम आप दोनों को दूर करना है, आपको अपनी कमी दूर करना है, हमको भी अपनी कमी दूर करना है, कि कोई भी चीज़ ऐसी ना आ जाए जो हमने ना पढ़ाई और जो हम पढ़ाएं उसको आप प्रैक्टिस करें, ये आपकी कमी ना वो है। अब आपको पढ़ना नहीं है, मैं स्ट्रिक्टली मना करता हूँ, ठीक है, आपको किसी बुक से फिजिक्स की थ्योरी नहीं पढ़नी है, नहीं पढ़नी है, नहीं पढ़नी है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, स्ट्रिक्टली मना करता हूँ। अगर आप कभी नहीं सुधरे तो आप स्वयं अपनी दशा के लिए जिम्मेदार हो, समझ में आ रहा है। आप सिर्फ सवाल लगाएं, एनसीईआरटी से लगाएं, प्रीवियस ईयर लगाएं, एच.सी. वर्मा लगाएं, एरोडो लगाएं, बी.एल.एन. जॉनसन लगाएं, डेली रेसनिंग लगाएं, समझ में आ रहा है क्लियर है। नेल्सन पार्कर की बुक है वो लगाएं, जो आपका मन करे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये सब तो गाइड है, ये एफडी ये सब गाइड्स, दीज आर नॉट द बुक्स। मैं बुक्स के नाम ले रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द बुक्स जो कि प्रेस्क्राइब्ड होती हैं, जो है ना यूनिवर्सिटी लेवल फिजिक्स है ना, एक नेल्सन पार्कर की आती है। तो मेरा कहने का मतलब ये सब बुक्स है, इनको कहते हैं बुक्स, है ना, ये गाइडें होती हैं जो आप लिए घुमा करते हैं, दीज आर फॉर गाइड्स, बुक्स नहीं। और इनमें कुछ थ्योरी में लिखा हो उसको पढ़ के याद भी नहीं कर लेना चाहिए, पता नहीं कर लिखा हो तो भरोसा थोड़ा, गाइड नहीं, इनकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती, इनकी कोई भी ऑथेंटिसिटी नहीं होती है, इसलिए उनको पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता फिजिक्स में, है ना। इसलिए तो आपको बायो में बोला जाता है एनसीईआरटी पढ़िए, पढ़ने को आप कहीं से पढ़ लें। बहुत सारे लोगों ने अपनी एनसीईआरटी फिंगर टिप्स और दुनिया भर की बना रखी है, क्यों नहीं पढ़ते हैं, ऑथेंटिसिटी नहीं, ये गलत लिख दिया हो धोखे से, प्रिंटिंग हो गई हो, टाइप गलत हो गया हो, हम तो जेल जाएंगे, जेल जाएंगे ना। आपको तो नंबर गए, एक क्वेश्चन गलत 5 नंबर गए, 4 तो हो गए, एक नेगेटिव मार्किंग गया, तब तो कहीं के ना रहेंगे। 5 नंबर में तो पता नहीं कितने बच्चे आ जाएंगे इस बार, है ना, तो एक नंबर में वहाँ 10-10, 15-15 बच्चे चल रहे हैं। तो इसलिए जो है जमाना बड़ा खराब,
आप किसी विश्वास मत करिए, है ना। तो फिंगर टिप्स को कई लोग डाला करते हैं, हमारी किताब फलाना वो हॉर्लिक्स और बूस्टर और पता नहीं क्या क्या नाम करके, है ना। नहीं पता है, एक बुक आया करती है। तो मेरा कहने का मतलब ये सब गलत काम आपको नहीं करने हैं, बात नहीं करें। ये सब आपको सीधे एनसीईआरटी से पढ़िए, कहीं से मत पढ़िए, सीधे कहाँ से पढ़िए, एनसीईआरटी। क्यों? उसका रीजन क्या है? बायोलॉजी भाई फैक्ट होता है। अब अगर आपने फैक्ट में थोड़ा भी गलती हो गई, गलत है तो गलत। फिजिक्स में तो कुछ चल जाता है, चलो ठीक है, कोई पूछता ही नहीं, थ्योरी पढ़ भी लोगे तो पूछेगा कोई नहीं। भाई तुम पढ़े घूम रहे हो, मान लो नहीं समझे, पढ़े घूम रहे हो तो कोई पूछ ही नहीं रहा, तो फायदा क्या है? घाटा भी कोई नहीं, फायदा भी कोई नहीं। टाइम है, पढ़, कौन मना कर रहा है? लेकिन मना इसलिए करते हैं, टाइम क्यों वेस्ट करो, उतनी देर में सवाल लगा। फिजिक्स में थ्योरी नहीं पढ़नी है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। जो बुक आपको सस्ती मिल जाए उससे लगा, क्लियर है? खूब प्रैक्टिस करो जितना लगा सकते। यहाँ पे हम लोगों ने थ्योरी की शीट दी है, फिर एक क्वेश्चन की भी शीट चल रही है मार्केट में, मतलब अपने यहाँ दी गई, तो वो लगा डालिए। क्यों? सवाल लगा, फिर आपके पास टाइम बच जाए। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो आपको सस्ती किताब मिल जाए प्रीवियस ईयर टाइप की, वो लगा डालिए। मैंने बोला था तो वो आप लेके कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए और जब खत्म हो उन्हीं को दोबारा लगाइए बार बार। कोई भी चीज़ एक बार में नहीं समझ में आती, याद नहीं होती, कम से कम 2-4-10 बार लगाओगे तो याद है, ठीक। ये तो इसलिए जो है फिजिक्स में थ्योरी के लिए कोई किताब नहीं, स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोग जो है मैं देखता हूँ यूट्यूब में वीडियो डाले, एनसीईआरटी को एनालाइज कर रहे हैं फिजिक्स वाले, क्या देखो भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। पूरा नीट का पेपर इस बार खंगाल के देख लो, एक क्वेश्चन देखा तो हमको डायरेक्टली आया हो। अरे एक तो आया होता तब तो उस किताब को लेके लगते, नहीं समझ में आ रहा, एक भी नहीं आया, क्या बेवकूफ़ी वाली बात है। टाइम वेस्टेज है अपना, ना अपना मानसिक विकास होना है, बच्चे का तो होना ही नहीं है, ठीक है ना। ये होता है कि जब दूसरे का विकास ना कर पाओ तो दूसरे को अपने लेवल पे ले आओ, तुम भी गधे रहो, हम तो गधे आई, ये नहीं। आपका डेवलपमेंट हमसे अच्छा हो भाई, हम ये चाहते हैं। हमने अगर इस लेवल तक के क्वेश्चन लगा, आप इस लेवल तक के लगाओ, तब तो फायदा है ना। समझ में आ रहा भैया? आपने देखा कई बार पेपर्स में न्यूज़ निकलती है, देखा होगा, जब आईएएस का रिजल्ट आता है ना, पिताजी होमगार्ड थे, बेटा आए क्या बन गया बताओ, आईपीएस ऑफिसर बन गया, फोटो डालता सीना चौड़ी करके, है ना। डालता कि नहीं डालता? तो हम लोग भी यही चाहते हैं कि भाई हमने मान लो एक इस लेवल का क्वेश्चन लगाया, आप आए, अरे सर ये देखो ये क्वेश्चन हमने, तो कितनी खुशी होगी। चिड़ेंगे थोड़ा हमसे, हमें कौन सा एग्जाम देने जाना, हम क्यों चिड़ेंगे आपसे? तो ये एक एक्सपेक्टेशन होती है, वो बात अलग है, पूरी कभी नहीं होती है, लेकिन ये कि एक्सपेक्टेशन तो रहती है ना भाई। हम भी इंतजार करते हैं कि कोई बच्चा ऐसा आए कि जो कहे कि ये क्वेश्चन था जो मुझसे नहीं निकल रहा है, और वो निकाल के ले आए, बड़ा मजा आएगा। सोच अरे वाह, तो काम हो गया अपना, एक तो सिलेक्शन पक्का। अबे सिलेक्शन पक्का धंधा चलेगा भाई, बहुत सिंपल सी बात है भाई। जब तक रिजल्ट नहीं देंगे तब तक कितने दिन बेवकूफ बना लेंगे बताओ, है कितने दिन बेवकूफ बना लेंगे। और दूसरी बात, आपका भी पर्पस नहीं सॉल्व होगा भाई। आप इतनी एक्सपेक्टेशन लेके आते हो, सिलेक्शन ना हो सब बेकार है, सब कूड़ा है। बढ़िया तो हॉस्टल सेलेक्ट करते हो, बढ़िया से सब करते हो, क्यों? समझ में आ रहा है कि नहीं यार? भाई खासकर फ्रेशर स्टूडेंट तो हॉस्टल भी बड़ा देख के लेता है, खिड़की किधर खुल रही है भाई। हमने देखा है जब बच्चा नया नया आता है तो हॉस्टल कैसे देखता है, आसपास कैसा, रिपीटर बच्चा होता है, खिड़की ना हो तो सही है। क्यों? पिछली बार खिड़की की वजह से तो रिपीट हुए इसलिए जो है मेरा कहने का मतलब है कि आप जो है इतना सब आपने किया है, तो सिलेक्शन ना हो तो बेकार हो जाएगा। क्यों? सही बात है ना। तो हॉस्टल घर में तो का है सब दुखी हो रहे है, लेकिन पिताजी चलिए बैक टू द टॉपिक। अब ये आपका समझ में आ गया डायरेक्शन वाली बात। अब देखिए इसमें रिंग में एक क्वेश्चन बना करता है, वही क्वेश्चन लगभग कॉमन है, वही आता है एग्जाम में, है ना, रिपीट होता है कि एक हम लोगों ने नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल को छोड़ दिया, बुकलेट में दिया हुआ है। तो एक आपने नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल को रिलीज कर दिया, एक नेगेटिव चार्ज का पार्टिकल है उसको आपने रिलीज कर दिया, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? एक आपने रिलीज कर दिया पार्टिकल को। क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, एक नेगेटिव चार्ज का पार्टिकल है उसको एक्सिस में रिलीज कर दिया। कहाँ रिलीज कर दिया बताओ? एक्सिस में रिलीज कर दिया। रिलीज करने के बाद इसका मोशन कैसा होगा ये पूछा जाएगा। और सुनिए, अगर ये पार्टिकल नेगेटिव यहाँ पे छोड़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, फोर्स इधर लगेगा कि नहीं? फोर्स इधर लगेगा, अंदर मूव करेगा,
अंदर मूव करेगा इधर चला जाएगा, इधर जाने के बाद वापस आएगा, बोलो वापस आएगा, कैसा मोशन करेगा? ऑसिलेटरी मोशन। कैसा मोशन करेगा? ऑसिलेटरी मोशन करेगा। इट विल परफॉर्म ऑसिलेटरी मोशन। आई कैसा मोशन को परफॉर्म करेगा? ऑसिलेटरी। नोट कर लीजिए, पार्टिकल को आपने रिलीज किया है, एग्जांपल दिया हुआ है, आपकी बुकलेट में एग्जांपल गिवन है। ठीक, लिख लेंगे। द पार्टिकल एक्सपीरियंसेस a force always towards the center of ring. Particle experience force always towards the center of ring, so it will perform oscillatory motion. It will perform oscillatory motion. ये कैसा मोशन परफॉर्म करेगा? It will perform oscillatory motion. It will perform oscillatory motion. और इसमें भी देखिए, अगर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है then the motion is SHM. मोशन होता है ये SHM। अगर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है, तो ये जो मोशन है ये SHM होगा। देन द मोशन इज SHM। ये मान लो x है, अगर x की वैल्यू स्मॉल है तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है कि कैपिटल QX अपॉन R की पावर 3। अब F का क्या फॉर्मूला होता है? QE होता है कि QX अपॉन R की पावर 3 हो गया, KQX अपॉन R की पावर 3। ओके, F का क्या फॉर्मूला है? F का फॉर्मूला होता है माइनस m ओमेगा स्क्वायर एक्स। F का क्या फॉर्मूला है? माइनस m ओमेगा स्क्वायर एक्स। F का फॉर्मूला है माइनस m ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये SHM में होता है, ये हमारा SHM में होता है। के QX अपॉन R की पावर 3, KQ कैपिटल QX अपॉन R की पावर 3।
अब माइनस तो डायरेक्शन का है, m ओमेगा स्क्वायर एक्स के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू एक्स अपॉन एक्स कैंसिल हो गया तो ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू और r की पावर 3m, r की पावर 3m। ठीक, ओमेगा क्या होगा अंडर रूट ऑफ के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन आर की पावर 3m। ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन आर की पावर 3m। तो टी क्या होगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर की पावर 3m अपॉन ये थी। ठीक, आ रहा समझ में कि नहीं? यस सर। ये फर्क टाइम पीरियड का, ये फर्क। लेकिन ये तभी लगेगा जब डिस्प्लेसमेंट स्मॉल होगा। क्यों? यस सर। अगर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल नहीं है तो फिर ये नहीं लगता। अगर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल नहीं है तो फिर ये नहीं लगता है। तब हम लोग बोलते हैं जनरली क्वेश्चन वही लगाता है, क्या मोशन बताइए कैसा हो, बोल देंगे ऑसिलेटरी होगा। अगर उसने बोल दिया नियर द सेंटर, पार्टिकल को कहां छोड़ा गया, नियर द सेंटर छोड़ दिया गया। पार्टिकल को कहां छोड़ दिया गया, नियर द सेंटर छोड़ दिया। अगर नियर द सेंटर छोड़ देंगे तो क्या होगा, हाँ एसएचएम करेगा ये। अगर हम लोग नियर द सेंटर छोड़ देंगे तो ये क्या करेगा बताओ, एसएचएम करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, ये वैल्यू आएगी। नियर वर्ड अगर यूज कर लिया, कौन सा वर्ड यूज कर लिया, नियर, तो ये हो जाए। क्लियर है? अच्छा, एक चीज डायपोल में छूट गई, आपने देखा नहीं था, मैं भी नहीं ध्यान दे पाया। हाँ, फोर्स बिटवीन द डायपोल्स है ना, तो वो मैं नेक्स्ट टर्न पे जब स्टार्ट करना, वैसे तो गॉस थ्योरम पढ़ना है नेक्स्ट टर्न पे, ठीक है, नेक्स्ट टर्न पे यानी कि कल, है ना, तो गायब मत हो जाइएगा। ध्यान रखिए, बहुत सारे लोग जैसे ही बोलो नया टॉपिक अगले दिन गायब, फिर आएंगे तीसरे दिन बाद। अब समझा के देखा तो बड़ी समस्या हो जाती है भाई। जिस दिन चैप्टर शुरू हो, अगर आप पहले दिन गायब हैं तब तो भाई साहब नहीं समझा पाएंगे। इसलिए गॉस थ्योरम स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो लोग खासकर नहीं पढ़े हैं, कुछ लोग तो पढ़ चुके हैं, तो उसको जो है आप क्या करेंगे, फर्स्ट डे जरूर आ जाएंगे। तो उसके पहले, थोड़ा सा पहले हम आपको ये फोर्स वाला कॉन्सेप्ट बता देंगे, ठीक है।